मॉड्यूल के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर, अभी तक अपन ने प्रोसीजर के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मॉड्यूल बनाया है M60 और उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया है dim_j एज इंटीजर इक्वल टू 17। तो मॉड्यूल के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो मॉड्यूल के सारे प्रोसीजर्स में एक्सेसिबल रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इंक्रीमेंट नाम का प्रोसीजर बनाया, उसके अंदर मैंने j को एक्सेस किया। एक डिक्रीमेंट नाम का प्रोसीजर बनाया जिसमें मैंने j को एक्सेस किया, और एक मेन बनाया जिसके अंदर मैंने j को एक्सेस किया। तो अगर कोई वेरिएबल मॉड्यूल में डिक्लेयर्ड है तो उसको आप मॉड्यूल के अंदर जितने भी सब प्रोसीजर्स, फंक्शन प्रोसीजर्स हैं, सब में एक्सेस कर सकते हो। मैंने यहाँ मेन के अंदर से j को प्रिंट करवाया, तो क्या प्रिंट होगा, 17 j की वैल्यू। फिर मैंने इंक्रीमेंट प्रोसीजर को कॉल किया, ये इंक्रीमेंट प्रोसीजर कॉल होगा, ये j में 5 से इंक्रीमेंट कर देगा। अब j को प्रिंट करवाएंगे, 22 प्रिंट होगा। फिर मैं वापस इंक्रीमेंट प्रोसीजर को कॉल करूंगा, तो वापस ये कॉल होगा, ये j में वापस 5 से इंक्रीमेंट कर देगा, तो 27 आएगा। फिर मैंने डिक्रीमेंट प्रोसीजर को कॉल किया, ये डिक्रीमेंट प्रोसीजर कॉल होगा जो j में 5 से डिक्रीमेंट कर देगा। डिक्रीमेंट करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे जब अपन j को प्रिंट करवाएंगे तो 22। तो इसका मतलब ये हुआ, मॉड्यूल के अंदर डिक्लेयर किए हुए प्रोसीजर्स मॉड्यूल के अंदर डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल्स मॉड्यूल के सारे प्रोसीजर्स में एक्सेस हो जाते हैं। प्रोसीजर के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो प्रोसीजर जब कॉल होगा तो वो वेरिएबल मेमोरी में आएगा, प्रोसीजर एंड होने के साथ में ही मेमोरी से हट जाए। जैसे ये मैंने मॉड्यूल बनाया M61, इसके अंदर डिस्प्ले प्रोसीजर के अंदर मैंने y एज इंटीजर इक्वल टू 20 डिक्लेयर किया। ये एक लोकल वेरिएबल है, प्रोसीजर के अंदर का वेरिएबल। मेन के अंदर से मैं डिस्प्ले को कॉल करूंगा तो ये y वेरिएबल मेमोरी में आएगा, इसकी वैल्यू प्रिंट होगी 20, और फिर y में 5 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब 25। फिर ये प्रोसीजर एंड होगा तो y नाम का वेरिएबल मेमोरी से हट जाएगा। डिस्प्ले प्रोसीजर दूसरी बार कॉल किया तो वापस y मेमोरी में आएगा, वापस उसमें वैल्यू 20 होगी। प्रिंट करवाएंगे तो वापस से 20 प्रिंट होगा, फिर y में वापस 25 हो जाएगा, और एंड सब मतलब प्रोसीजर एंड होते ही ये y वेरिएबल मेमोरी से हट जाएगा। तो प्रोसीजर के अंदर डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल्स लोकल वेरिएबल्स होते हैं। प्रोसीजर जब कॉल होता है तब वो मेमोरी में आते हैं, प्रोसीजर के एंड होते ही मेमोरी से हट जाते हैं। तो अगर आपने किसी प्रोसीजर को 10 बार कॉल किया तो हर बार प्रोसीजर के अंदर डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल मेमोरी में आएंगे, प्रोसीजर एंड होते ही वो मेमोरी से हट जाएंगे। मुझे ऐसा चाहिए कि प्रोसीजर के अंदर डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल प्रोसीजर के एंड होने के बाद मेमोरी से नहीं हटे, तो उसके लिए काम में आता है स्टैटिक वेरिएबल। डिस्प नाम का एक प्रोसीजर बनाया, उसमें मैंने स्टैटिक y एज इंटीजर डिक्लेयर किया। पिछले प्रोग्राम में तो डिम से डिक्लेयर किया था, इस बार स्टैटिक से डिक्लेयर किया है। तो स्टैटिक वेरिएबल प्रोसीजर एंड होने के बाद मेमोरी से नहीं हटते। तो पहली बार मैं डिस्प को कॉल करूंगा, ये डिस्प पहली बार कॉल हुआ प्रोसीजर। जब प्रोसीजर पहली बार कॉल होगा तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और y वेरिएबल में क्या हो जाएगा, 20। प्रिंट करवाएंगे तो क्या प्रिंट होगा, 20। फिर y में क्या हो जाएगा, 25। y प्लस इक्वल टू 5, तो y में हो जाएगा 20 की जगह 25। फिर ये प्रोसीजर एंड हुआ, प्रोसीजर एंड होने के बाद ये वेरिएबल मेमोरी से नहीं हटेगा क्योंकि ये स्टैटिक है। फिर मैंने दूसरी बार डिस्प प्रोसीजर को कॉल किया, अब ये स्टैटिक y वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, डायरेक्टली कंसोल डॉट राइट लाइन वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। ये y की वैल्यू प्रिंट करेगा 25। 25 प्रिंट करने के बाद y के अंदर क्या हो जाएगा, 30। y प्लस इक्वल टू 5 मतलब y में क्या हो जाएगा, 30। फिर प्रोसीजर एंड हुआ,
तो ये वेरिएबल मेमोरी से नहीं हटेगा। तीसरी बार मैंने डिस्क को कॉल किया तो क्या प्रिंट होगी, y की वैल्यू 30 और y में इसके बाद में क्या हो जाएगा 35। इसका मतलब ये है कि अगर वेरिएबल को आपने प्रोसीजर के अंदर स्टैटिक डिक्लेयर किया है तो वो जब पहली बार प्रोसीजर कॉल होगा तो वो स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी में आएगा और उसके बाद जैसे जैसे अपन उसमें चेंजेस कर रहे हैं वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि प्रोसीजर एंड होने पे स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी से रिमूव नहीं होते। स्टैटिक वेरिएबल्स बस प्रोसीजर के अंदर ही डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं मॉड्यूल के अंदर डायरेक्टली स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकता। मॉड्यूल में तो अपन डिम से डिक्लेयर करेंगे, प्रोसीजर के अंदर डिम से भी कर सकते हैं, स्टैटिक से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन कर रहे हैं अब स्ट्रक्चर। सी में जैसे आपने स्ट्रक्चर पढ़े थे बिल्कुल वैसे ही VB.NET के अंदर भी स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर कंट्री इसके और स्ट्रक्चर एंड किससे होता है, एंड स्ट्रक्चर्स। और इसके अंदर मैंने डिक्लेयर किए नेम एज स्ट्रिंग, कैपिटल एज स्ट्रिंग। तो ये दोनों क्या हैं, डेटा मेंबर्स। तो कंट्री एक स्ट्रक्चर है और नेम और कैपिटल उसके अंदर के डेटा मेंबर है। फिर मैंने कंट्री टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया डिम ए एज कंट्री। अब ए के अंदर मुझे नेम और कैपिटल में वैल्यू असाइन करनी है, तो ए डॉट नेम इक्वल टू इंडिया, ए डॉट कैपिटल इक्वल टू न्यू दिल्ली। ये वैल्यू असाइन करी मैंने नेम और कैपिटल डेटा मेंबर्स के अंदर। फिर इनकी वैल्यू मैंने प्रिंट करवाई, console डॉट राइट लाइन ए डॉट नेम, console डॉट राइट लाइन ए डॉट कैपिटल। तो ए डॉट नेम से इंडिया प्रिंट होगा, ए डॉट कैपिटल से न्यू दिल्ली प्रिंट होगा। इसी तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्री टाइप का एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया क्यू, क्यू डॉट नेम इक्वल टू फिनलैंड, क्यू डॉट कैपिटल इक्वल टू हेलसिंकी। तो ये क्यू के नेम और कैपिटल में असाइन होगा और फिर मैंने इनको प्रिंट करवा क्यू के नेम और कैपिटल को। अब मैंने क्या किया, शो नाम का एक प्रोसीजर कॉल किया मेन के अंदर से। शो नीचे बनाया हुआ है तो शो नाम के प्रोसीजर के अंदर भी मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ कंट्री टाइप के वेरिएबल। स्ट्रक्चर बनाया, उस स्ट्रक्चर के टाइप के वेरिएबल अपन किसी भी प्रोसीजर में डिक्लेयर कर सकते हैं। आर एज कंट्री, फिर आर के नेम और कैपिटल में वैल्यू असाइन करी और आर के नेम और कैपिटल को अपन ने प्रिंट करवा दिया। इसका मतलब स्ट्रक्चर को अपन कहीं भी यूज कर सकते हैं। टाइप के वेरिएबल में अपन यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं डेटा मेंबर्स के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट, इसमें रोल नंबर और नेम डिक्लेयर किए और स्ट्रक्चर एंड होता है एंड स्ट्रक्चर्स। फिर मैंने मेन के अंदर स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया डिम ए एज स्टूडेंट, ए डॉट रोल नंबर इक्वल टू console डॉट रीड लाइन। तो ये ए के रोल नंबर में इनपुट लेगा, ए डॉट नेम इक्वल टू console डॉट रीड लाइन, ये ए के नेम में इनपुट लेगा। फिर मैंने ए के रोल नंबर और नेम को डिस्प्ले करवा दिया। तो पिछले प्रोग्राम में अपन ने डायरेक्टली वैल्यूज असाइन करी थी डेटा मेंबर्स में, इस बार अपन ने यूजर से इनपुट लेके वैल्यूज सेट करी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल को अपन प्रोसीजर को भी पास कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट, तो उसमें रोल नंबर और नेम लिए। एक मैंने एक्सेप्ट बनाया जिसके अंदर क्या होगा, एक्सेप्ट के अंदर मैंने बायरफ पास किया एक स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल और बायरफ ए के रोल नंबर और नेम में इनपुट लेगा। ऐसे ही मैंने एक डिस्प्ले नाम का प्रोसीजर बनाया जिसके पास एक स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बाय वैल आएगा, ये रोल नंबर और नेम जो भी है उसको डिस्प्ले कर देगा। अपन इसको समझेंगे मेन से। अब आप यहां देखो, मैंने मेन के अंदर डिम के एज स्टूडेंट लिखा है, मैंने अब न्यू भी लगाया है। अगर अपन न्यू नहीं लगाते तो वार्निंग आती है और न्यू लगाएंगे तो वार्निंग नहीं आएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसको अपन देखें, मैंने एक्सेप्ट को के पास, एक्सेप्ट को जो मैंने के पास किया है तो एक्सेप्ट प्रोसीजर कॉल होगा और के किस में जाएगा,
के किसमें जाएगा, ए में, बाय रेफ जा रहा है। तो यूजर जो भी ए में, ए के रोल नंबर और नेम में इनपुट देगा, यूजर ने तो ए के रोल नंबर नेम में इनपुट दिया, ये चेंजेस एक्चुअली अपने को किसमें दिखेंगे, के नाम के वेरिएबल, क्योंकि के बाय रेफरेंस पास हुआ है, इसलिए जो चेंजेस मैं ए में करूंगा वो मुझे के में दिखेंगे। जब ये प्रोसीजर एंड होगा तो वापस मेन पे जाएगा। अब मैं डिस्प्ले को क्या पास कर रहा हूं, के, तो के किस में जाएगा, क्यू में, और मैंने यहाँ क्यू का रोल नंबर और नेम डिस्प्ले करवा दिया। तो इस तरीके से अपन स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल को बाय वैल या बाय रेफ किसी भी प्रोसीजर को पास, आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है, या असाइनमेंट है, आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है बुक की इंफॉर्मेशन स्टोर करने की, बुक का टाइटल, ऑथर और प्राइस, और उस स्ट्रक्चर को फिर मेन में यूज करना है। तो जैसा अपन ने अभी किया है बिल्कुल वैसा ही होगा ये। कुछ चीजें थोड़ा अलग है, स्ट्रक्चर ही है लेकिन थोड़े से फीचर्स अलग हैं। तो अपन देखें यहाँ मैंने क्या किया है, इस प्रोग्राम में स्ट्रक्चर के अंदर भी प्रोसीजर बना सकते हैं। स्ट्रक्चर स्टूडेंट, रोल नंबर और नेम डेटा मेंबर है, स्ट्रक्चर के अंदर ही मैंने क्या बना लिया, एक्सेप्ट, जो रोल नंबर और नेम में इनपुट लेगा, और स्ट्रक्चर के अंदर ही मैंने डिस्प्ले बना लिया जो रोल नंबर और नेम को डिस्प्ले करेगा। ऐसा आप लोगों ने C++ के स्ट्रक्चर्स में देखा हुआ है। C++ के स्ट्रक्चर में फंक्शंस बन सकते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे VB.NET के स्ट्रक्चर में भी प्रोसीजर्स बन सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया K और P स्टूडेंट टाइप, K.accept, K ने एक्सेप्ट को कॉल किया तो ये K के रोल नंबर और नेम में इनपुट लेगा, P.accept P के रोल नंबर नेम में इनपुट लेगा। फिर मैंने K.display लिखा तो K के डेटा को डिस्प्ले करेगा, मतलब रोल नंबर नेम को। फिर मैंने P.display लिखा तो P के रोल नंबर नेम को डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे आप देखोगे K.accept, इससे ये एक्सेप्ट कॉल होगा स्ट्रक्चर के अंदर का, जो रोल नंबर और नेम का इनपुट लेगा। जब अपन K.display लिखेंगे तो ये डिस्प्ले कॉल होगा जो रोल नंबर और नेम को डिस्प्ले करेगा। तो इस तरीके से अपन प्रोसीजर्स बना सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर और उनको कॉल कर सकते हैं। वो प्रोसीजर्स सब प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं जैसे कि अपन ने यहाँ बनाए हैं, या फंक्शन प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं अगर आपको उनसे कुछ वैल्यू रिटर्न करवानी होती एरे। नेक्स्ट करेंगे स्ट्रक्चर टाइप की एरे। तो मैंने वही स्टूडेंट स्ट्रक्चर यूज किया जिसके अंदर रोल नंबर नेम डेटा मेंबर्स हैं और एक्सेप्ट और डिस्प्ले मेथड्स हैं जो अपन ने पिछले प्रोग्राम के अंदर यूज किया था। मेन में अगर अपन देखें, मेन के अंदर मैंने लिखा dim a of 2 as स्टूडेंट। तो ये 3 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए एक एरे हो गई। मैंने यहाँ i वेरिएबल डिक्लेयर किया, लूप चलाया फॉर i इक्वल टू 0 to 2। पहली बार लूप चलेगा, i की वैल्यू 0 है तो a of 0 डॉट एक्सेप्ट, तो a of 0 के अंदर यूजर से इनपुट लेगा। अगली बार लूप चलेगा a of 1 डॉट एक्सेप्ट, a के 1 इंडेक्स पे इनपुट लेगा। फिर अगली बार लूप चलेगा a of 2 डॉट एक्सेप्ट, तो ये 3 स्टूडेंट्स की डिटेल्स का इनपुट लेगा। फिर मैंने स्क्रीन को क्लियर करा और वापस से लूप चलाया 0 से लेकर 2 तक। a of i डॉट डिस्प्ले, पहली बार a of 0 डॉट डिस्प्ले, तो 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट का डिस्प्ले कॉल होगा जो उसके रोल नंबर और नेम को डिस्प्ले करेगा। फिर अगली बार a of 1 डॉट डिस्प्ले, जो 1 इंडेक्स वाले स्टूडेंट के रोल नंबर नेम को डिस्प्ले करेगा। फिर उसके अगली बार a of 2 डॉट डिस्प्ले, जो 2 इंडेक्स वाले स्टूडेंट के रोल नंबर नेम को डिस्प्ले करेगा। अपन चाहे तो ऐसे वैल्यूज असाइन कर भी सकते हैं, a of 0 के रोल नंबर में क्या असाइन करना है, a of 0 के नेम में क्या असाइन करना है। तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर टाइप में आपको वैल्यू असाइन करने के लिए ये सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा,
और किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए भी ये सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा। अगर मैं a डॉट डिस्प्ले लिख दूं तो एरर आएगा, क्योंकि a क्या है, एरे। तो एरे के साथ में आपको इंडेक्स देना पड़ेगा कि कौन से इंडेक्स वाले एलिमेंट का मेथड कॉल करना है या कौन से इंडेक्स वाले एलिमेंट के डेटा मेंबर में वैल्यू असाइन करनी। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर के टाइप का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया डेट इन्फो, इसमें मैंने डे मंथ और ईयर लिए, और इसके अंदर मैंने एक्सेप्ट बनाया डेट इन्फो में, जो डे मंथ ईयर के अंदर यूजर से इनपुट लेगा। और फिर मैंने डिस्प्ले बनाया, डिस्प्ले डे मंथ ईयर को डिस्प्ले करेगा स्लैश से सेपरेट। तो ये डेट इन्फो स्ट्रक्चर है जिसमें एक्सेप्ट और डिस्प्ले हैं डे मंथ ईयर का इनपुट लेने के लिए। नेक्स्ट है मैंने क्या किया, स्टूडेंट स्ट्रक्चर बनाया। स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर एक तो रोल नंबर लिया, एक नेम लिया और एक डेट ऑफ बर्थ लिया है मैंने। डेट ऑफ बर्थ का टाइप क्या है, डेट इन्फो। तो ये मैंने स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर डेट इन्फो टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो अपन एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ एक्सेप्ट बनाया जो रोल नंबर और नेम का इनपुट लेगा। रोल नंबर और नेम तो स्टूडेंट में ही है। फिर ये डेट ऑफ बर्थ डॉट एक्सेप्ट कॉल किया। ये जो अपन ने ऊपर स्ट्रक्चर बनाया है डेट इन्फो, उसका एक्सेप्ट कॉल होगा जो डे मंथ ईयर का इनपुट लेगा। फिर स्टूडेंट स्ट्रक्चर में मैंने डिस्प्ले बनाया जो रोल नंबर नेम को डिस्प्ले करेगा। डेट ऑफ बर्थ को डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने लिखा डेट ऑफ बर्थ डॉट डिस्प्ले। इससे डेट इन्फो स्ट्रक्चर का डिस्प्ले कॉल होगा। तो इस तरह से अपन एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं और फिर उस अंदर वाले स्ट्रक्चर के वेरिएबल के मेथड्स को भी कॉल कर सकते हैं। इसका देखें मेन देखें तो मेन में क्या हो रहा है, dim a as new student, स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया। a डॉट एक्सेप्ट, इससे स्टूडेंट का एक्सेप्ट कॉल होगा जो रोल नंबर और नेम का इनपुट लेगा। फिर उसके अंदर से डेट ऑफ बर्थ का एक्सेप्ट कॉल किया। जब a डॉट डिस्प्ले लिखेंगे तो स्टूडेंट का डिस्प्ले कॉल होगा जो रोल नंबर और नेम को डिस्प्ले करेगा और फिर डेट ऑफ बर्थ के डिस्प्ले को कॉल किया। डेट ऑफ बर्थ डॉट डिस्प्ले जो अपन ने ऊपर डेट इनको स्ट्रक्चर बनाया है उसके डिस्प्ले को कॉल करेगा जो डे मंथ ईयर को डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट अपन एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर बना भी सकते हैं। जैसे मैंने स्ट्रक्चर एल्बम बनाया यहाँ, उसके अंदर मैंने एक और स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया डेट इन्फो। तो एल्बम स्ट्रक्चर के अंदर डेट इन्फो स्ट्रक्चर है और ये जो डेट इन्फो स्ट्रक्चर है इसमें मंथ नेम और ईयर, और ये डेट इन्फो स्ट्रक्चर यहाँ एंड हो गया। और एल्बम स्ट्रक्चर के अंदर मैंने क्या डिक्लेयर किया, एल्बम का टाइटल, सिंगर और रिलीज्ड। रिलीज्ड का टाइप क्या है, डेट, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर। तो एक स्ट्रक्चर के अंदर अपन दूसरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ये अंदर वाला स्ट्रक्चर डेट इन्फो नाम, और एल्बम स्ट्रक्चर के अंदर मैंने टाइटल और सिंगर तो डिक्लेयर किए हैं और फिर मैंने एक रिलीज्ड वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका टाइप क्या है, डेट इन्फो। अब मैंने लिखा डिम जे एज एल्बम। एल्बम मतलब बाहर वाले स्ट्रक्चर के टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया। जे डॉट टाइटल में वैल्यू असाइन करी, जे डॉट सिंगर में वैल्यू असाइन करी। अब मुझे रिलीज्ड में वैल्यू असाइन करनी, तो जे डॉट रिलीज, रिलीज्ड के अंदर तो वापस दो चीजें, पहला मंथ नेम, तो जे डॉट रिलीज डॉट मंथ नेम इक्वल टू जो भी वैल्यू असाइन करती है, फिर जे डॉट रिलीज डॉट ईयर इक्वल टू जो भी आपको उसमें वैल्यू असाइन करनी है। तो ये तो वैल्यूज असाइन हो गई। अब प्रिंट करवाएंगे तो जे डॉट टाइटल, इससे तो एल्बम का नेम प्रिंट होगा। जे डॉट सिंगर से सिंगर का नेम, और जे डॉट रिलीज डॉट मंथ नेम से क्या प्रिंट होगा, सितंबर। और फिर जे डॉट रिलीज डॉट ईयर से क्या प्रिंट होगा, 2017, जो भी अपन ने इसमें असाइन किया है। इसी तरह से मैंने क्या किया, फिर
एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है, किस टाइप का, वही एल्बम टाइप का, उसके टाइटल के अंदर और सिंगर के अंदर वैल्यू असाइन करी। रिलीज्ड क्यू डॉट रिलीज डॉट मंथ नेम, क्यू किस टाइप का वेरिएबल है, एल्बम टाइप का, तो उसके रिलीज डॉट मंथ नेम में वैल्यू असाइन करी, रिलीज डॉट ईयर में वैल्यू असाइन करी। तो इस तरह से अपन जब स्ट्रक्चर्स की नेस्टिंग करते हैं तो अपन वैल्यू इस तरीके से असाइन करते हैं। ये बिल्कुल वही तरीका है जो आपने सी में पढ़ा है। और वैल्यू एक्सेस करने के लिए भी क्यू डॉट टाइटल, क्यू डॉट सिंगर और फिर रिलीज्ड का मंथ नेम और ईयर प्रिंट करवाया। तो एक स्ट्रक्चर के अंदर अपन दूसरा स्ट्रक्चर बना भी सकते हैं, फिर उस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करके वैल्यूज असाइन करने के लिए आपको 2 बार ये मेंबर एक्सेस ऑपरेटर डॉट यूज करना पड़ेगा। ऊपर तो एक बार ही यूज करना पड़ रहा है क्योंकि सिंगर तो डायरेक्टली एल्बम नाम के स्ट्रक्चर में है, लेकिन मंथ नेम एल्बम में नहीं है। मंथ नेम किसके अंदर है, रिलीज्ड के अंदर, और रिलीज्ड वेरिएबल किसके अंदर है, एल्बम टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर। तो इस सिंटैक्स का यूज करके अपन मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। एक मॉड्यूल के अंदर अगर कोई पब्लिक वेरिएबल डिक्लेयर करूं तो उसको दूसरे मॉड्यूल में एक्सेस कर सकता हूं। जैसे मैंने एक मॉड्यूल बनाया, मॉड्यूल M70A, इसके अंदर एक पब्लिक वेरिएबल है क्यू एज इंटीजर। फिर मैंने इसमें मेन में क्यू को डिस्प्ले करवा दिया। दूसरा मॉड्यूल बनाया मैंने, पिछला मॉड्यूल तो एंड मॉड्यूल से एंड हो गया, फिर मैंने एक और मॉड्यूल बनाया। अब इसके अंदर मुझे ऊपर वाले मॉड्यूल के वेरिएबल को एक्सेस करना है। तो M70A ऊपर वाले मॉड्यूल का नाम, डॉट क्यू उसके अंदर डिक्लेयर्ड वेरिएबल का नाम, और ये वेरिएबल पब्लिक वेरिएबल है, तो दूसरे मॉड्यूल में एक्सेस हो सकता है। तो एक मॉड्यूल के वेरिएबल को दूसरे मॉड्यूल में इस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। इसमें मैं इंक्रीमेंट भी कर सकता हूँ, M70A.Q इक्वल टू +10, तो 10 से इंक्रीमेंट हो जाएगा तो अब 110 आएगा। तो इस प्रोग्राम में मैंने 2 मॉड्यूल्स बनाए। अब इस प्रोग्राम को जिस फाइल में अपन सेव करेंगे उसका नाम अपन कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने उस प्रोग्राम का नाम क्या रखा है, multimodule.vb। तो अब इसके अंदर 2 मॉड्यूल हैं, दोनों में मेन है, तो आपको कंपाइल करते हुए ये बताना पड़ेगा कि कौन सा वाला मेन काम में ले। bbc multimodule.vb /main :m70.vb M70B, इसका मतलब M70B वाला मेन रन होगा। और अगर मैं कंपाइल करते हुए दूं मेन कॉलन M70A, तो M70A वाला मेन रन होगा जब अपन इसको एग्जीक्यूट करेंगे तब। तो एक प्रोग्राम में आप कितने भी मॉड्यूल रन क्या होगा उसमें तो सेकंड वाला रन होगा। अब अपनी क्लास का टाइम हो गया है। इस वाले को, लास्ट वाले को मैं आपको कल रन करके दिखाऊंगा जो मैंने समझाया है। आप मान लो कि लास्ट वाला अभी अपन ने नहीं किया है, मल्टी मॉड्यूल वाला, उसको मैं रन करके दिखाऊंगा आप लोगों को।